लास्ट वीडियो में हम लोग की चार्जेस की इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्कस हुई थी कि इक्विलिब्रियम के क्या कंडीशन है, एक चार्ज की इक्विलिब्रियम के क्या कंडीशन है, इंटायर सिस्टम के इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है और इक्विलिब्रियम के कितने प्रकार हैं। और फिर हमने एक सवाल भी डिस्कस किया था। उस सवाल में हमने दो चार्ज फिक्स करके लिए थे और एक ऐसा थर्ड चार्ज को लाकर रखना था कि वो थर्ड चार्ज अकेला इक्विलिब्रियम में रहे। तो हम उस केस में, उस प्रॉब्लम में सिंगल एक चार्ज के इक्विलिब्रियम को स्टडी किए थे। आज हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे जिस सिस्टम में सारे के सारे चार्जेस फ्री होंगे और इंटायर सिस्टम को हमें इक्विलिब्रियम मैनेज करना होता है। तो ठीक है, two charges Q and 4Q are placed का मतलब वो फ्रीली रखा हुआ है, ये समझ लीजिए, ओवर ए स्मूथ सरफेस at a distance L apart। ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी जो है वो L है। प्रश्न ये है कि where, कहाँ, and what amount with nature, वो जो प्रकृति उसकी, amount of where and what amount of a third charge should be kept so that the whole charge system, जो पूरा चार्ज सिस्टम है, whole charge system may remain in equilibrium. This is the question. Also discuss, और आपको ये भी डिस्कस करना है कि जो इक्विलिब्रियम होंगे उसके नेचर कैसे होंगे। ऑल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। इस सवाल में आपको दिया हुआ है जो सरफेस है वो स्मूथ है, और इस पर दो चार्ज दिए हुए हैं, +Q और +4Q। ये फ्री टू मूव है, मतलब कहने का कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये दोनों फिक्स्ड नहीं है। ये प्लस उसको रिपेल करके दूर और ये प्लस इसको रिपेल करके दूर भेज सकता है, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है। हमें एक ऐसा थर्ड चार्ज लाके यहां पे रखना है कि ये वो जो थर्ड चार्ज लाके रखे वो तो खुद इक्विलिब्रियम में हो ही, साथ ही साथ ये दोनों को भी इक्विलिब्रियम कर दे। मतलब आपकी जो इंटायर सिस्टम बनेंगी तीन चार्ज की, एक तो ये दोनों तो पहले ही से है, जो थर्ड चार्ज जो आएगा इसमें, तो एक सिस्टम तीन चार्ज के तैयार होंगे तो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो आप जरा इमेजिन करो कि थर्ड चार्ज के आ जाने पर इस चार्ज पे टोटल कितने फोर्स लगेंगे? दो, एक तो ये लगाएगा और एक जो थर्ड ला के रखेंगे वो भी लगाएगा। इस पर भी दो लगेंगे, एक ये लगाएगा और एक थर्ड ला के रखेंगे वो भी लगाएगा, और थर्ड चार्ज पर खुद दो फोर्स लगेंगे, एक ये लगाएंगे और एक ये लगाएंगे, तो तीनों चार्ज पे दो दो फोर्स आ जाएंगे। तो वो दोनों दो दो फोर्स जो आने हैं चार्जेस पे और चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रहनी है, तो वो सभी फोर्सेस जो दो दो चार्जेस पे आ रहे हैं वो अपोजिट होने चाहिए और मैग्नीट्यूड उनके बराबर होने चाहिए। तो हम इस बात को कैसे मैनेज करेंगे? तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं कि वो जो थर्ड चार्ज है
वो पहले हम उसका कुछ मान ले लेते हैं क्यू नॉट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे मतलब नहीं है, जगह उसको हम पहले दे देते हैं कि कहाँ रखना चाहिए। आप इमेजिन करो, क्या अगर हम ये थर्ड चार्ज को यहाँ रखेंगे, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, तो यहाँ इक्विलिब्रियम में होगा? तो आप बोलोगे नहीं, ये अगर प्लस है ये, तो ये उसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। अगर ये माइनस हुआ तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। फोर्सेस जो यहाँ लगेंगे इस दोनों पर, इस दोनों के द्वारा, वो अपोजिट नहीं होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो यहाँ पर भी रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यहाँ रखा जाए, यहाँ रखेंगे अगर वो थर्ड चार्ज को, अगर ये प्लस हुआ तो ये रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, और ये फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। माइनस भी रख दो, अगर ये माइनस रख दोगे तो ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स आ जाएंगे और ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो यहाँ पर भी रखने पर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के एक जगह बनता है इनके बीच। चलो हम यहाँ प्लस नेचर में रख करके देखते हैं कि क्या ये यहाँ पर हो सकता है कि नहीं। ये प्लस इसको रिपेल करेगा और ये प्लस इसको इधर रिपेल करेगा, हो सकता है। लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है, परंतु क्या ये आएगा? तो ये प्लस को ये प्लस क्यू नॉट रिपेल मारेगा और ये प्लस इसको फिर रिपेल करेगा, तब ये नहीं आएगा। गड़बड़ा रहा है। अगर मान लिया जाए ये अगर माइनस होता तब क्या होता? तो अगर ये माइनस होता तो ये प्लस इसको इधर अट्रैक्ट करता और ये प्लस इसको इधर अट्रैक्ट करता, तो ये इक्विलिब्रियम में फिर आ जाएगा। लेकिन इसके माइनस हो जाने की वजह से ये प्लस को ये माइनस अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इसको रिपेल करेगा, और तब ये इक्विलिब्रियम में फिर आ जाएगा। और वो भी फिर देखो तो ये माइनस इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इसको ये इधर रिपेल करेगा, और ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो थर्ड चार्ज जो भी है ये वो नेगेटिव होना चाहिए और इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग के बीच में ही कहीं रखा होना चाहिए, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी तैयार कर पाएगा। तो ये बातें तो समझ में आ गई हैं। अब हम इस चार्ज की दूरी क्या हो, ये तो माइनस होना चाहिए और इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के बीच होना चाहिए, ये बातें तो तय हो गई हैं। अब ये चार्ज यहाँ से कितनी दूरी पर होना चाहिए ये हमें निकालना है। और पहले दोनों चार्जेस के बीच की दूरी तो आपको L दिया हुआ है, ये A है, इसको हम B मान लेते हैं, और ये जो थर्ड चार्ज ला के रखे इसको हम C मान लेते हैं। तो ये हमें X निकालनी है और यहाँ से Q नॉट का वैल्यू निकालना है, ताकि इसके अमाउंट पता चल जाए। नेचर तो पता चल चुका है नेगेटिव, और वेयर का मतलब ये X निकल जाए तो सवाल बन जाएगा, पहला पार्ट इसका बन जाएगा। तो चलो हम इसको निकालते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज C ले लेते हैं, चार्ज एट C जो थर्ड चार्ज है, ये जो थर्ड चार्ज है इसका हम इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो बताइए, तो इस पर जो फोर्स लगेंगे A के द्वारा अट्रैक्शन का और B के द्वारा फिर अट्रैक्शन का C पे, तो ये दोनों मान बराबर होने चाहिए। तो बराबर करें, बताइए फोर्सेस क्या होंगे। तो A के द्वारा जो फोर्स लगेंगे, ये बीच की दूरी है X, तो हो जाएगा KQ नॉट X स्क्वायर, और B के द्वारा जो फोर्स लगेगा इस C पर, ये वाला फोर्स Q4Q, तो हो जाएंगे KQ नॉट इंटू 4Q डिवाइडेड बाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएंगे L माइनस X, तो L माइनस X का होल स्क्वायर। के कट जाएंगे, Q नॉट भी कट जाएंगे और Q भी कट जाएंगे। रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमने तो पोजीशन निकाल ही लिया है, तो प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 4 का 2 बटा में L माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको आ जाएंगे L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से x के मान आ जाएंगे L/3।
आप इसी चीज को, वो जो हमने एक सेकेंड मेथड बताया था, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज स्क्वायर रूट ऑफ Q1 इंटू Q2, आप उससे भी मान को क्विकली निकाल सकते हो और रिजल्ट आपके यही आ जाएंगे, x इज इक्वल टू L/3। ये लास्ट क्लास में हम आपको बता दिए थे। तो यहां से x दूरी तो पता चल गया कि ये थर्ड चार्ज रहना कहां चाहिए। अब हम इसका Q0 निकालते हैं। कैसे निकालें? तो हम इसको इक्विलिब्रियम में बनाते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एट ए। और ए चार्ज जो है वो क्या है? तो प्लस Q है, जो सवाल में दिया हुआ चार्ज था वो है। तो बताइए, इस पर फोर्स लगाने वाला एक तो B होगा जो इसको रिपेल करेगा, और एक C होगा जो इसको अट्रैक्ट करेगा, और FB FC आपस में क्या होंगे? तो बराबर होंगे, तभी ना इक्विलिब्रियम में होगा। FB और C बराबर होंगे। तो B के द्वारा जो फोर्स लगेंगे, बीच की दूरी हो गई L, तो मान आ जाएंगे K Q इंटू 4Q, Q I इंटू 4Q डिवाइडेड बाई यहाँ से दूरी है L का स्क्वायर। C जो फोर्स है वो इस चार्ज के द्वारा जो ये लग रहा है, दूरी x है, तो क्या लिख सकते हैं? K Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, x का मान L/3 है तो L/3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कुछ कटने वाले हैं, K कट जाएंगे, Q भी एक कट जाएंगे, L के स्क्वायर यहाँ बनेंगे और यहाँ बनेंगे L स्क्वायर बाई 9। तो L स्क्वायर नीचे कट जाएंगे और जो नीचे 9 बनेगा उसको हम अगर ऊपर भेज देंगे तो 9 Q0 होंगे। तो Q0 का जो मान है वो आ जाएगा 4Q डिवाइडेड बाई 9। सो ये आपके Q0 पता चल गए हैं। अब हमसे पूछा जाए कि थर्ड चार्ज भाई जो हमें निकालना था, वो थर्ड चार्ज का क्या है नेचर? तो थर्ड चार्ज तो यही है ना, माइनस Q0। तो माइनस और Q0 की वैल्यू आ गई 4Q डिवाइडेड बाई 9। और इसे कहाँ रखना है? तो ये रखना है इस चार्ज Q से x दूरी पर, जो कि L/3 है। थर्ड चार्ज फ्रॉम x इज इक्वल टू L/3, या ऐसे लिखें, एट ए डिस्टेंस L/3 फ्रॉम चार्ज Q, चार्ज Q। अब Q चार्ज से x दूरी तो इधर भी हो सकता है, इधर भी, तो इधर आया है तो इन देयर लाइन ज्वाइनिंग, इन बिटवीन देयर लाइन ज्वाइनिंग, इन बिटवीन देयर लाइन ज्वाइनिंग। ये हमने इसका पोजीशन तैयार करके आपको दे दिया। और अब प्रश्न उठता है कि ये जो इक्विलिब्रियम आए हैं तीनों चार्जेस के, उसके नेचर कैसे हैं? ये बात आप कैसे बताइएगा? तो चलो हम इस C की इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं। आप किसी का भी इक्विलिब्रियम चेक करो, हम पहले C का करते हैं। क्या करते हैं कि हम इस C को यहां से थोड़ा आगे डिस्प्लेस कर देते हैं, माइनस Q0 को यहां से कुछ दूरी आगे चला देते हैं। इससे क्या होगा? तो इस जगह पर देखो, ये और ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल थे, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में था यहाँ पे। लेकिन जब ये यहाँ आ जाएगा तो इस चार्ज के पॉजिटिव प्लस Q की वजह से जो इस पर अट्रैक्शन के फोर्स थे वो कमजोर हो जाएंगे, A के मान कम हो जाएंगे। और इस प्लस 4Q की वजह से जो इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसकी दूरी कम हो गई और यहाँ से उसकी दूरी बढ़ गई, तो दूरी बढ़ने से फोर्स कमजोर हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो ये क्या होगा? तो अगर हम इसको इधर डिस्प्लेस किए हैं और इधर की ही दिशा का ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो इधर भाग जाएगा। अगर हम इसको इधर घसकाएंगे और इसी तरह से तुम चेक करोगे तो वो इधर भाग जाएगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? तो आप बोलिएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम इस चार्ज के इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं,
इस चार्ज के इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं। अगर मान लो कि हम इसको इधर कर देते हैं +4Q यहां कर देते हैं, क्या होगा? चलो हम इसको बहुत ही इसके करीब कर देते हैं, सटाएंगे नहीं, बहुत करीब कर देते हैं, तब क्या होगा? तो इसके द्वारा जो अट्रैक्शन का बल है वो इन्फिनिटली लार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और इसके द्वारा जो इस पर फोर्स रिपेलिंग का लगेगा वो इन्फिनिटली लार्ज नहीं होगा। x दूरी पर फोर्स के कुछ स्ट्रेंथ बनेंगे और वो इन्फिनिटली लार्ज नहीं होंगे, लेकिन इसके द्वारा जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा वो इन्फिनिटली लार्ज होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इधर आने पे अट्रैक्शन के फोर्स जो है वो इन्फिनिटली लार्ज होने से इधर ही रह जाएंगे, तब वो फर्दर उधर नहीं जाएंगे। या आप इसको यहां से बहुत बहुत दूर करके देख लो, क्या होगा? ये अगर मान लिया जाए बहुत दूर हो गया, +4Q यहां आ गया, और इससे इसकी दूरी और इससे उसकी दूरी मान लिया जाए कि इक्वल हो गया, तो इसके द्वारा उसका अट्रैक्शन और इसके द्वारा जो इसका रिपल्सन, अब चार्ज के प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तो इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? तो इसके प्रोडक्ट बनेंगे 16/9, Q0 है ना, 4Q/9, तो इसके बनेंगे 16Q²/9 और इसके बनेंगे 4Q², Q × 4Q। अब देखो कि अगर इसके द्वारा जो बने, और ये कितने हो जाएंगे बताइए? तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9 दूनी 18, 2 से भी कम है, ये मान 2 से भी कम है, ये 4 गुना है, तो इसके द्वारा रिपल्सन ज़्यादा होगा और इसके द्वारा जो अट्रैक्शन का बल लगेगा ये कमज़ोर होगा। तो इसका मतलब दूर जाएंगे तो दूर और चलते चले जाएंगे, क्योंकि इसके द्वारा रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो ये आपकी कंडीशन बताएंगे कि ये स्टिल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैनेज करेगा। तो हम इसको घसका करके भी चेक कर सकते हैं, इसको भी करके सकते हैं, इसको भी इधर करके देख सकते हैं, आगे करके देख सकते हैं। आपको ये पूरा सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में प्राप्त होगा। तो एक तो तरीका आप यहाँ से इस तरह घसका करके इक्विलिब्रियम चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका है आप इसको क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का निकाल के उसको डबल डिफरेंशिएशन करके देखो कि वो पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वो मैक्सिमम है, अनस्टेबल, और अगर पॉजिटिव आया तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी उसकी मिनिमम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बातें हम डिटेल से लास्ट वीडियो में तैयार किए थे, आप उसको रेफर कीजिए। तो ये सवाल थे। इस सवाल में कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 इक्वल चार्ज हैं और तीनों पॉजिटिव हैं। साइड इसका A है और इसका जो सेंट्रॉइड है वहां पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। ये जो चार्ज है वो है कैपिटल Q। पूछता है फाइंड नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज एट सेंटर, चार्ज एट सेंटर जो Q है, so that whole system may remain in equilibrium। ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है चार्ज का वो इक्विलिब्रियम में रह सके। द इंटायर सिस्टम ऑफ दिस चार्ज may remain in equilibrium। चलिए निकाला जाए। क्या करेंगे आप? देखो ये सभी चार्जेस जो हैं वो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो है वो सिमेट्रिकल हैं। यहाँ से जो दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है बराबर है।
और ये तीनों पॉजिटिव चार्जेस जो कॉर्नर पे चार्जेस हैं वो तीनों पॉजिटिव हैं। इसके प्लस भी हो सकते हैं मान और माइनस भी हो सकते हैं। जो सेंटर पे चार्ज है उसके नेचर और उसकी स्ट्रेंथ आपको बतानी है। तो ये प्लस भी पॉसिबल है, माइनस भी पॉसिबल है, लेकिन ये तीनों पॉजिटिव है, ये दिए हुए हैं और ये तीनों फिक्स्ड नहीं है। ये जो है वो सेंटर पे ही रहेगा, इस तीनों चार्ज के सेंटर पे ही रहेगा। तो देखिए बात करते हैं, अगर ये सेंटर पर हाँ रख देते हैं तो सेंटर पर रख देने के बाद चाहे ये प्लस हो या माइनस हो, इसकी इक्विलिब्रियम का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये अगर प्लस है तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, तीनों फोर्स के मान बराबर होंगे और 120 120 120 एंगल बनाएंगे और ये इक्विलिब्रियम में रह जाएंगे। अगर ये माइनस भी हुआ तो तीनों फिर अट्रैक्शन के बल लगाएंगे, 120 का एंगल बनेगा, फोर्स के मान बराबर होंगे और ये इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। तो इसके इक्विलिब्रियम का कहीं कोई खतरा नहीं है, बशर्ते कि ये सेंटर पर हो। सेंटर से अगर थोड़ा भटकेगा इधर उधर तो दूरियां इसके चेंज हो जाएंगी, तो भी इसका इक्विलिब्रियम खतरा में पड़ जाएगा। सेंटर पे है तो इसके इक्विलिब्रियम का कोई खतरा नहीं है। बात हम इसके इक्विलिब्रियम की करते हैं, इसके और इसके भी करते हैं। तो अगर हम एक का कर दें तो इसी के सिमेट्रिकल ये दोनों हैं, तो बातें तो सबके लिए सेम ही हो जाएंगी। तो हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। देखो नामकरण कर लेते हैं ए बी और सी। तो हम सी चार्ज की बात करें तो सी चार्ज पर ए जो है इसको इधर रिपेल फोर्स करेगा और बी जो है इसको इधर रिपेल करेगा। और चूंकि ये दोनों चार्ज के जोड़े बराबर हैं और बीच की दूरी भी बराबर है, तो जितने फोर्स यहां लगेंगे उतना ही फोर्स यहां भी लगेगा और इस दोनों का एक रिजल्टेंट ऊपर बन जाएगा। इस दोनों का रिजल्टेंट और ये एंगल कितने बनेंगे, तो ये 30 डिग्री, देखिए यहां से ये 30 डिग्री बनेंगे और ये भी 30 बनेंगे। तो इस दोनों का रिजल्टेंट ऊपर बन जाएगा f cos 30 प्लस f cos 30 बने 2f cos 30 ऊपर की तरफ। तो इस पर एक फोर्स, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो इस पर एक फोर्स इस चार्ज के द्वारा एक नीचे लगना चाहिए और वो फोर्स f cos 30 प्लस f cos 30 माने 2f cos 30 के बराबर का ये फोर्स होना चाहिए। और उस फोर्स को डेवलप करने के लिए इस चार्ज को माइनस चार्ज होना चाहिए। द थर्ड चार्ज जो मिडिल में है वो निगेटिव होना चाहिए। तब केस में क्या होगा, तब के केस में ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसको हम अगर F प्राइम फोर्स बोले तो ऊपर बन जाएंगे क्या, 2f cos 30। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉर्नर चार्ज, कोई भी कॉर्नर चार्ज हम जैसे C की बात किए हैं, आप किसी का भी इक्विलिब्रियम इस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो कॉर्नर चार्ज C की बात करें तो इस पर जो एक फोर्स इस दोनों के द्वारा जो रिजल्टेंट बना है 2f cos 30, ये बराबर इसके फोर्स के बराबर होनी चाहिए f डैश के। और f डैश लगाने वाला कौन है, तो ये मिडिल में जो, अगर मान लो इसको हम O नाम दे देते हैं तो ये f डैश O चार्ज के द्वारा लगाया गया है। तो हम इसके Q वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 2f के मान बोले, f के जो ये मान होंगे इन दोनों चार्जेस के बीच के Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, रूट 30 हो गया रूट 3/2। f डैश के मान, ये जो f डैश के मान है ये बताइए, तो K Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई ये वाली दूरी चाहिए। और देखो ये वाली दूरी हम निकाले भी थे, ये दूरी बराबर होता है और इसका मान होता है a बाई रूट 3। तो आप यहाँ a बाई रूट 3 आप इसको कैलकुलेट कर लेना। कैसे करोगे, तो ये आपकी 30 डिग्री होंगी और यहाँ से यहाँ तक का आपका दूरी होगा a बाई 2 और ये मान लगाकर आप ये वाला भुजा निकाल लेना। जो ये भुजा होगा वही ये भी होगा और वही ये भी होगा।
तो ये बाई √3 ये मान होगा। तो बताइए, Q कट जाएंगे, K भी कट जाएंगे, A² यहाँ से कट जाएंगे, 2 भी कट जाएंगे, और हमें जो प्राप्त होगा इसके मान √3 का होल स्क्वायर 3 बन जाएंगे। और कैपिटल Q के जो मान हैं वो कितने होंगे? तो 3 बन के ऊपर चला जाएगा, नहीं नीचे है ना, √3 स्क्वायर A के नीचे है, तो ये √3 का स्क्वायर 3 बन के ऊपर चला जाएगा, और ये 3 इधर आकर नीचे आ जाएगा। तो Q √3/3, दैट इज Q का मान जो है वो आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई √3। तो इसका मतलब जो ये थर्ड चार्ज है, चार्ज एट सेंटर, जो सेंटर पर चार्ज है, इसके मान होने चाहिए -Q, और जिसका मान है Q/3। तो आपके जो इंटायर सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम के आपको हजारों मिलेंगे। एक प्रॉब्लम है, आपको दिया हुआ है कि 2 धागा में जो इक्वल लेंथ का धागा है, धागा की लंबाई 1 मीटर है, धागा की लंबाई दोनों का 1-1 मीटर है। ये दोनों का जो एक एंड है वो फिक्स्ड सपोर्ट से लटका हुआ है, और दूसरा छोर में 2 चार्ज्ड बॉल हैं, और दोनों बॉल के पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, Q पॉजिटिव है, और दोनों बॉल में इक्वल मास है, माने दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं, चार्ज के रेस्पेक्ट में भी और मास के रेस्पेक्ट में भी। और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल इस तरह से कर रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम ये आपको दिया हुआ है कि ये दोनों बॉल जो है ये इक्विलिब्रियम अवस्था में है। एट इक्विलिब्रियम द सेपरेशन ऑफ बॉल्स इज 20 सेंटीमीटर। ये जो बॉल्स के बीच की जो सेपरेशन है वह है 20 सेंटीमीटर। प्रश्न है इस केस में, आपको चार्ज दिया हुआ है, फाइंड एंगल बिटवीन दी बॉल्स स्ट्रिंग्स, एंगल बिटवीन दी स्ट्रिंग्स। ये जो दोनों धागा है, इस दोनों धागा के बीच इस पर्टिकुलर हालत में, इक्विलिब्रियम की हालत में, इन दोनों के बीच कितना एंगल होगा ये निकालना है। दूसरा प्रश्न है फाइंड मास ऑफ ईच बॉल। दोनों बॉल का मास क्या है? हालांकि दोनों बॉल में मास तो बराबर ही है, तो आपको एक बॉल का ही मास निकालने तो काम हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है स्ट्रिंग में टेंशन, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे? तो सुनो, पहले हम एंगल निकालने की बात करते हैं। जब भी एंगल बहुत छोटा हो, मान लिया जाए थीटा एंगल बहुत छोटा है, तो हम साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली टैन थीटा बोल सकते हैं, और टैन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा बोल सकते हैं इन रेडियन। तो इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, देखो ये हम बात को आपको बहुत बार बोले हैं क्लास में, आप ये बात नोट कीजिए कि अगर थीटा बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल मतलब क्या? 1/10 से आगे छोटे होते चले जाता है, 0.1, 0.2, इसको हम छोटा मानते हैं, वेरी स्मॉल। देन साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली टैन थीटा,
tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा और थीटा याद रखिए रेडियन में होना चाहिए। हम इस तरह की बात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहां गौर से देखो, हमें इस सवाल में जो पहला पार्ट है कि बीच का एंगल बताइए, तो हम इस एंगल को कैसे निकालें। ये तो बात पता है कि एट इक्विलिब्रियम दोनों के बीच सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 हुआ और ये बीचों बीच हम अगर ये लाइन लिए हुए हैं तो ये वाला दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी 10 सेंटीमीटर आपके आएंगे। और इस 10 सेंटीमीटर और ये आपकी हो गई 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की बात हो रही है। तो एंगल जो है यहाँ पर tan थीटा साइन थीटा की बात करो, साइन थीटा की बात करो तो क्या होंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएंगे 10 बाई 100 माने 0.1, 1/10, इस तरह के वैल्यू आपको प्राप्त हुए। अगर हमें tan थीटा की जरूरत हो, ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। तो अगर हमें इसी सवाल में किसी भी हालत में अगर हमें tan थीटा की जरूरत पड़े, और आप sin थीटा तो बहुत अच्छे से जानते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस दैट इज 0.1, तो आप यहाँ इस तरह के सवाल में tan थीटा का भी अप्रोक्सीमेटली मान आप sin थीटा के बराबर 0.1 ले सकते हो। अगर हमें थीटा बोलनी है तो आप इसका जवाब साइन इनवर्स 1/10 बोल सकते हो या 0.1 ऐसा भी बोल सकते हो। लेकिन हम यहां पर इसका एक एंगल क्या बोलते हैं, डिग्री में आपको निकाल कर देते हैं। देखिएगा, समझिएगा कैसे। हम तो जानते हैं कि ये जो साइन थीटा अगर वैल्यू बहुत छोटा है तो थीटा बहुत छोटा होगा, और साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा ले लेते हैं तो ये हो जाएंगे 0.1 रेडियन, और हम इस रेडियन को डिग्री बना लें तो 180 बटा में पाई, और पाई नीचे में ये होंगे 0.1 इंटू 180, और पाई का मान 22 बटा में 7 ऊपर भेज देते हैं, पॉइंट हटा लो तो नीचे हो जाएंगे 10। आप यहाँ से इसको काट सकते हो, 0 नीचे हो जाएंगे 11, ऊपर हो जाएंगे 9, 2 से कट गए तो 9 सते 63, 63 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। देखिए तो अप्रोक्सीमेटली कितने आ गए। ये थीटा के जो मान आ रहे हैं वो सब अप्रोक्सीमेट याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट मान है। और यहाँ भी देखो तो 11 6 डिग्री के आसपास में 6 आएगा। देखिए कितना पॉसिबल मान इसके आ सकते हैं। 5.55 5.55 हो गए तो कितने आ जाएंगे, 5 3 8 80 7 77 3 32, ये अप्रोक्सीमेट इतना डिग्री के मान आ जाएंगे। तो ये हो गया थीटा का मान इतना। तो टोटल जो धागा के बीच एंगल है वो एंगल आप क्या बोल सकते हैं, तो अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 थीटा, अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 थीटा। तो आप यहाँ 2 से इसको गुना कर दो और ये अल्फा भी अप्रोक्सीमेटली ही आएगा, तो ये मान हो जाएंगे 4 7 दूनी 14 5 दूनी 10 1 11, इतना डिग्री ये मान आएंगे। ठीक है, तो हम अंदाजतन इसके एंगल को इस तरह से बोल सकते हैं। तो कभी इस तरह की गणित की जरूरत पड़े, हमें tan थीटा की जरूरत है, जैसे अभी सवाल देखो एक हम बनाते हैं, इसके फर्दर आगे तो आपको पता चलेगा। तो हम बी पार्ट की बात करते हैं, मास निकालनी है बॉल का। तो देखो ये पूरा जो सिस्टम है आपका इक्विलिब्रियम में है, मास है, चार्ज भी है, बीच की दूरी भी है। हमें इस बॉल का मास निकालना है। फोर्स ड्रॉ कीजिए आप, ये वाली एंगल थीटा हुई, मास के कारण mg, ये इसको एक इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करेगा और धागा में टेंशन आएंगे।
और ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम यहीं पर इसके कंपोनेंट रिजॉल्व की व्यवस्था कर लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और टी के एक कंपोनेंट इधर बनेंगे टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएंगे टी साइन थीटा। कुछ इसी तरह का सिमेट्रिकल फोर्स इस पर भी लगेगा, तो हम सिर्फ एक पर दिखाए हैं। और यहाँ से आप बता सकते हैं कि टी साइन थीटा जो है वो बराबर होगा एफ ई के इलेक्ट्रिक फोर्स के, और टी कॉस थीटा का मान एम जी के। दिस इज, तो आपको भाग दे देना है। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको हम 2 ले लेते हैं, दोनों को भाग दे दो, टी कट जाएंगे और tan थीटा का मान आपको प्राप्त होगा एफ ई बटा में एम जी, और m का मान देखिए तो क्या होंगे, तो एफ ई बटा में जी इंटू tan थीटा। एफ ई का मान तो आप आराम से बोल सकते हो, दोनों के चार्जेस आपको दिए हुए हैं और बीच का दूरी जो है मान लिया जाए चार्ज का मान दिया हुआ है गिवन 60 माइक्रो कूलम, कुछ भी एक वैल्यू हम लेकर के इसको बनाना चाहते हैं। तो चार्जेस के मान आपको दिए हुए हैं 16 माइक्रो कूलम, और बीच की दूरी हमें 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम इनके बीच फोर्स निकाल सकते हैं। जी का मान 10 ले लेंगे, 9.8 होता है, अगर नहीं दिया है तो कैलकुलेशन आसान के लिए हम 10 ले लेंगे। tan थीटा का मान देखिए तो आप यहाँ tan थीटा का मान और sin थीटा का मान अप्रोक्सीमेटली समान बोल सकते हैं, तो आप इसका मान tan थीटा का भी 0.1 ले लेंगे। तो आपको यहाँ से एफ ई का मान बोलिए 9 इंटू 10⁻⁹ के का मान हो गए, Q1 Q2 माने 60 माइक्रो माने 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर हो गए, एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, दोनों के बीच 20 सेंटीमीटर माने 0.2 का होल स्क्वायर हो गए। ये हो गया एफ ई का मान, नीचे हो गए 10 जी का मान, और tan थीटा जिसका मान हम sin थीटा के रूप में ले सकते हैं, और इसका मान 0.1 हो गए, और ये वैल्यू आपको केजी में आएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मिलीग्राम में आप इसको कन्वर्ट करके बात बता सकते हो। तो इस तरह से मास आपको प्राप्त हो गए। अब हम बात करते हैं टेंशन भी तो व्यवस्था यहाँ पर किया ही हुआ है, तो हम यहाँ से कोई एक इक्वेशन इस्तेमाल करके टेंशन निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए, किसी एक इक्वेशन को आप ले लीजिए, इसी को ले लीजिए इक्वेशन 1 को, फ्रॉम 1 टी का मान हो जाएगा एफ ई डिवाइडेड बाई साइन थीटा। एफ ई का मान और साइन थीटा का मान आप दोनों जानते हैं, आप इसका मान रख दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह के सवाल हम आराम से ऐसे बना सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं, हटाए। बहुत ही फेमस एक सवाल है जो कई बुक में भी दिए हुए हैं और साथ में जेई मेंस में भी आया हुआ है। देखिए ध्यान से, सवाल है कि इसी तरह का है, 2 चार्ज्ड बॉल, इक्वली चार्ज्ड बॉल, आइडेंटिकल, दोनों के मास और चार्ज सेम है। ये कॉमन धागा की लंबाई बराबर है और एक कॉमन सपोर्ट से ये लटका हुआ है, आपस में कुछ सेपरेशन बना के, और इन दोनों धागा के बीच का आपस में जो एंगल है अल्फा बना के। इन एयर, अभी यहाँ हवा में है, लेकिन जब हम इन दोनों को एक लिक्विड में डुबा देते हैं, तो लिक्विड में डूबने के बावजूद भी इन दोनों बॉल के जो सेपरेशन है, ये दोनों बॉल के जो सेपरेशन है, जैसे यहाँ पर जितने भी दोनों बॉल के बीच की सेपरेशन है और यहाँ जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होता है।
that separation remains same in a liquid also. ये लिक्विड है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिक्विड का मान लेते हैं कि तो सेपरेशन अगर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब जो धागे के बीच जो एंगल यहां बना हुआ है अल्फा एयर में और लिक्विड में, ये दोनों का एंगल बराबर होगा। तो प्रश्न में ये जिक्र है कि हवा में जो धागा के बीच एंगल है, लिक्विड में भी धागा के बीच सेम एंगल मैनेज है। आपको दिया हुआ है कि इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल, ये जो बॉल है दोनों बॉल सॉलिड बॉल है, ये समझ लीजिए, ये दोनों जो लिक्विड में डूबा हुआ चार्ज बॉल है वो सॉलिड बॉल है। एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल इज k टाइम्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये जो k है दैट इज ग्रेटर देन 1, ये दिया हुआ है। k का मान जो है वो 1 से बड़ा है, 2, 3, 4, 2.5 जो भी है। तो प्रश्न पूछता है कि फाइंड a, है ना, इसको हम k नहीं, हम यहाँ पर इसको n टाइम्स लिख देते हैं, n टाइम्स, क्योंकि k को हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नाम बोल दिए हैं। तो प्रश्न पूछता है फाइंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मान बताइए। और दूसरा फाइंड टेंशन रेशियो, टेंशन इन एयर डिवाइडेड बाई टेंशन इन लिक्विड। जो धागा है उस धागा में जो टेंशन होगा यहाँ पर जब हवा में है और यहाँ पर जब वो लिक्विड में है, तो इसका रेशियो क्या होगा ये बताइए। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। एक तो तरीका है कि आप जो है फोर्सेस ड्रॉ कीजिए और इक्वेशन लिख करके दोनों केस में आप सेटअप करके सॉल्व कीजिए। इसको हम हटाते हैं ऊपर वाला लाइन, क्योंकि हम इसी फिगर में फोर्सेस ड्रॉ करने वाले हैं। तो आप फोर्स ड्रॉ कीजिए, बताइए इस केस में नीचे में क्या होंगे, mg, ये चार्ज के द्वारा एक रिपल्सन फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और धागा में एक टेंशन होगा जो हवा का टेंशन कहलाएगा। इस केस में भी बॉल में मास है, तो मास के कारण तो नीचे में mg होंगे ही होंगे। इस बॉल के द्वारा चार्ज की वजह से जो इस पर एक फोर्स लगेगा, चूंकि अब ये दोनों लिक्विड में डूबा हुआ है, तो फोर्स के मान जो होंगे हवा में जितना फोर्स थे डिवाइडेड बाई k टाइम्स हो जाएंगे। पढ़े थे हम लोग, लिक्विड में हवा में जितने फोर्स हैं उससे k टाइम्स लिक्विड में फोर्स हो जाएंगे। साथ में इस लिक्विड के द्वारा इस बॉल में एक बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज बॉयंसी फोर्स, और इस धागा में एक टेंशन भी क्रिएट होगा, दैट इज टेंशन इन लिक्विड। दिस इज, आप यहां पर बात को देखिए, अगर हम इस बॉयंसी फोर्स को इसमें मैनेज कर लें, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स जो होगा इस बॉयंसी फोर्स को हम यहां माइनस एफ बी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया एम जी माइनस एफ बी। अब गौर से तुम देखो, यहां पर अगर हम इसको बैक नीचे की तरफ ले आते हैं, यहां पर भी हम फोर्सेस को एक ट्रायंगल डायग्राम में शो करना चाहते हैं। तो mg को क्या हम इस लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, fe को हम इस लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, और t एयर जो है वो इस लाइन पर हो गया, तो रिजल्टेंट 0 हो जाएंगे। सिमिलरली यहां भी नीचे में आ जाएंगे केस में mg माइनस बॉयंसी,
इस केस में इधर की तरफ हो जाएंगे एफ ई बाई के और यहाँ हो जाएंगे टी लिक्विड, और अगेन इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो होगा। रिजल्टेंट जीरो होने के लिए वेक्टर में हम लोग पढ़े थे ना, अगर ऐसा कोई एरो जा रहा हो तो ऐसे वेक्टर जैसे ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो इस तीनों के रिजल्टेंट जो हैं वो जीरो होते हैं। ये हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं। ये फोर्स जो नीचे की तरफ है इसको हमने शिफ्ट किया पैरेलली, ये जो फोर्स इधर लग रहे हैं इसको हमने शिफ्ट किया, और ये जो फोर्स लग रहा है इधर, तो ये तीनों के एक ट्रायंगल बनेंगे और ड्रॉ इसके जो एरो के होंगे वो इस तरह के होंगे। तो आप इस ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को गौर से देखो। प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जितना एंगल होगा वही एंगल यहां भी होगा, तो क्या हम इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं? ये तो एंगल 90 ही होना है और ये एंगल को बराबर ही होना है सवाल के अनुसार, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर ही होंगे। ये दोनों को दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होते हैं? सभी एंगल बराबर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, और ऐसी अवस्था में जो साइड्स होते हैं वो उसके रेशियो जो है वो बराबर होते हैं। और यहाँ पर जो हमने वेक्टर में पढ़ा था कि जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो ट्रायंगल का साइड बताता है, तो यहाँ पर भी देखो, तो ये जो ट्रायंगल का साइड बनेगा वो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा, इसका जो साइड बनेगा वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, और यह जो बनेगा वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, और इसके जो रेशियो होंगे बराबर होंगे। तो कर देते हैं, बताइए। तो आप यहाँ लिख सकते हो, चलिए हम यहाँ से शुरू करें, कहीं से भी एक शुरू करो। टी एयर डिवाइडेड बाई टी लिक्विड इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई mg माइनस fb और fe डिवाइडेड बाई fe बाई के हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो देयर इज द सिचुएशन। तो fe जो है वो कट जाएंगे और k यहां पर आ जाएगा। तो देखो इस सवाल में टी एयर बाई टी लिक्विड का जो रेशियो है वो तो हमें एक झटके में निकल गया, एक झटके में ये निकल गया। अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसको निकालने की व्यवस्था करते हैं और यहाँ पर हम इसको उपयोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से k का मान हम देखो क्या लिख सकते हैं, mg को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम और जो बॉल की मास है, तो बॉल की डेंसिटी सवाल में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, डेंसिटी ऑफ बॉल इज n टाइम्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, शायद ये दिया हुआ था। तो आप इसको यूज कीजिएगा। तो हम क्या करते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी रो मान लेते हैं, तो बॉल की डेंसिटी हो जाएगा n इंटू रो इंटू जी। ये रो जो है लिक्विड की डेंसिटी है, नीचे में v वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉल, बॉल की डेंसिटी n टाइम्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और ये हो गया बॉयंसी फोर्स, जो बॉयंसी फोर्स लिक्विड लगाता है, तो लिक्विड की जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा तो बॉल के वॉल्यूम के बराबर, लिक्विड की डेंसिटी है रो और ये जी। तो भी कट जाएंगे, रो भी आपके कट जाएंगे, जी भी आपके कट जाएंगे, ऊपर बच गए आपके n और नीचे हो गए n माइनस 1। दैट इज द वैल्यू ऑफ k, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान ये होगा, और टी एयर बाई टी लिक्विड जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में आंसर आया था k, और उस k का मान आप बोल सकते हो n डिवाइडेड बाई n माइनस 1। याद रखिएगा इस रिलेशन को, हम इस तरह के रिलेशन को हम सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल में ही यूज कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल अगर आपस में बराबर हैं
तब हम ये बात को यूज़ कर सकते हैं कि उनके जो भुजाएं हैं उसके रेशियो भी बराबर होंगे। तो आप इसको इस्तेमाल कर लो। तो हमने थोड़ी यहाँ गणित लगा करके चीज़ों को बहुत आराम से बना लिया। अदरवाइज आप फोर्सेस भी ड्रॉ करके यहाँ टेंशन का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, तो टी साइन थीटा बराबर एफ ई टी कॉस थीटा बराबर एम जी, और यहाँ पर भी इसी तरह से फिर आपस में उनको रेशियो निकाल कर भाग दे के आप ये मान को कैलकुलेट कर सकते हो। परंतु वो मेथड तो हम आपको इसके पहले वाला सवाल में सिखा दिए हैं। एक मेथड आप यहाँ से ऐसे सॉल्व करके आराम से तेजी से सवाल को बना सकते हो। ये जो मेथड है आपको कहीं बुक वगैरह में नहीं मिलेंगी, ये समझ लीजिएगा। या जो वो बताए थे लास्ट क्लास में, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट क्यू इंटू क्यू नॉट, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये आपको खुद से डेवलप करना होता है और उससे सवाल को हम तेजी से बना पाते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं। सवाल है कि एक रेगुलर पेंटागन है जिसके कॉर्नर पे फाइव चार्जेस दिए हुए हैं। इसके हम नामाकरण कर लेते हैं ए बी सी डी ई, इस तरह से। और ये इसका सेंटर हुआ, जो कॉर्नर से उस सेंटर की दूरी दिया हुआ है ए, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द कॉर्नर ऑफ दिस रेगुलर पेंटागन इज ए। और कहता है कि इस सेंटर पे अगर हम एक कोई चार्ज रख देते हैं Q नॉट, तो इस Q नॉट पे फोर्स कितना होगा। फाइंड, एक पहला सवाल है, फाइंड नेट फोर्स ऑन Q नॉट। एक पहला सवाल जो बहुत सिंपल हमने लिया है। दूसरा है फाइंड नेट फोर्स ऑन Q नॉट सेम इफ चार्ज एट D इज रिमूव्ड। ये जो D पर जो चार्ज पड़ा हुआ है, अगर हम यहां से इसको रिमूव कर देंगे तब इस Q नॉट पर नेट फोर्स कितना होगा। तो जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये चार को चार्ज बचेंगे, तो ये आपस में इन पर नेट फोर्स लगाएगा। तो पहला सवाल बताइए क्या होगा। तो पहला सवाल का तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। नेट फोर्स का मान जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर से जो फोर्स लगेंगे वो सभी मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, कोप्लेनर होंगे और आपस में बीच का एंगल भी बराबर होगा। तो नेट फोर्स के मान इस केस में 0 होंगे। ये हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर इक्वल कोप्लेनर फोर्सेस या वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग एट ए पॉइंट मेकिंग इक्वल एंगल टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी 0। ये तो थ्योरम है, आप इस बात को यूज कर लो। यहाँ से रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, इसको रिपेल किया, रिपेल किया, सभी फोर्सेस चूंकि दूरी बराबर है और चार्ज के जोड़े भी समान है। अगर कोई एक चार्ज अलग होता, ये 2Q, ये 3Q, ये 4Q, तो फिर ये बातें बदल जाती। यहां पर सभी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड समान है और बीच का एंगल भी समान है और कोप्लेनर है। अगर कोप्लेनर नहीं होता तो फिर बात बदल जाती। कोप्लेनर है तो नेट फोर्स 0 होंगे। ये बातें हो गई। बात दूसरा है जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम इस चार्ज को यहां से रिमूव कर देंगे तब इस चार्ज Q नॉट पर नेट फोर्स लगेगा कि नहीं। तब आपका जवाब है अब नेट फोर्स का मान लग जाएगा। इसको हम O पॉइंट दे देते हैं, सेंटर के पॉइंट को। तब इस केस में नेट फोर्स लग जाएगा, क्योंकि ये चारों जो है मिलकर के एक रिजल्टेंट फोर्स बना लेंगे।
और अगर तुम इस तरह से रिमूव करके इन चारों के द्वारा फोर्स लगाकर उसके रिजल्टेंट निकालने की प्रक्रिया में तुम आगे बढ़ोगे तो उलझ जाओगे, तुम फंस जाओगे, क्योंकि बीच के एंगल जो है वो 72 डिग्री बनेंगे। तो थोड़ी सी मैथमेटिकल डिफिकल्टीज वहां पर डेवलप हो जाएंगी। देखो हम इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं। आप क्या करो, जैसे अभी हमने जो चार्ज को ऐसे हटा दिया था वैसे तुम मत हटाओ टेक्निकली। कैसे करेंगे? तो हम इसी जगह पर एक और -q चार्ज को ला करके रख देंगे उसी के ऊपर, तो नेट चार्ज के मान 0 हो जाएंगे। अभी हमने इसको हटा दिया था तो इस पर फोर्स लगाने वाले कितने चार्ज हो गए थे? 1 2 3 4 वो चार्ज हो गए थे। लेकिन जो अगर हम इस तरह से एक और चार्ज को रख करके इसको हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, एक और -q चार्ज यहां रख दिया तो नेट चार्ज के मान 0 हो गए। तो अब इस पर 6 चार्जेस फोर्स लगाने के लिए तैयार होंगे। इस चार्ज पर अब 6 चार्जेस फोर्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो 6 चार्जेस के द्वारा जो इस पर नेट फोर्स बनेगा वही बनेगा जो इन 4 चार्जेस के द्वारा बनेगा। आप इसको अप्लाई कर लो। तो बताओ 1 2 3 4 5 के कारण तो नेट फोर्स के मान 0 ही होंगे, तो जो इसके द्वारा लगेगा वही नेट फोर्स होगा जो इधर अट्रैक्ट करेगा, और यही नेट फोर्स हो जाएंगे। नेट फोर्स के मान यहाँ पर जो ये छठा चार्ज 5 गो के द्वारा तो 0 होगा, छठा के द्वारा जो अट्रैक्शन का होगा वो बराबर हो जाएगा k, मतलब 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग OD। तो ये है इक्विलिब्रियम के आधारित कुछ सवाल जो आपको बहुत बुक में मिलेंगे, और इस तरह के सवाल आप बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक एक सवाल को अपने कॉपी में ज़रूर उतारें और समझ करके अपने कॉपी में नोट डाउन करें। कॉन्सेप्ट की सबसे बहुत इम्पोर्टेंस है, तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसको आप नोट डाउन करें तो आपको आगे चल के बहुत आसानी हो जाएंगे। और आप अगर इतने सवाल पर कमांड कर लेते हो तो आप इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल इजीली बना सकते हो। तो हम आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड होने में परेशानी होती है। 2 दिन पहले हमने एक वीडियो तैयार किया आप लोगों के लिए, लगभग वो 2.25 घंटे की वीडियो तैयार हो गई, और जब हम उसको डाउनलोड में डाले तो फेल्ड बार बार होते चला गया। तो कुछ टेक्निकल कारण होंगे, हम टेक्निकली इस तरह के काम में बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर फर्दर हमें वापस मेहनत करना पड़ा। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।